शहादत हसन मंटो को हमेशा एक विवादास्पद लेखक कहा गया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो विवाद पैदा करते थे या वो बस सच लिखते थे जिसे समाज पढ़ना और सुनना पसंद नहीं करता था। मंटो की कहानियां कल्पनाएं नहीं होती, वो उस हकीकत का बयान होती हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर देना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे मंटो की एक ऐसी ही कहानी की जो मजहब से ज्यादा इंसानियत पर सवाल उठाती है। कहानी का नाम है दो कौमें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि सच कड़वा होता है लेकिन जरूरी होता है। मुख्तार ने शारदा को पहली बार झिरियों से देखा। वह ऊपर कोठे पर कटी हुई पतंग लेने गया तो उसे झिरियों में से एक झलक दिखाई दी। सामने वाले मकान की ऊपरी मंजिल की खिड़की खुली थी। एक लड़की डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी। मुख्तार को बड़ा विस्मय हुआ कि लड़की कहां से आ गई, क्योंकि सामने वाले मकान में कोई लड़की नहीं थी। जो थी ब्याही जा चुकी थी, सिर्फ रूप कौर थी। उसका पिलपिला पति कालूमल था। उसके 3 लड़के थे और बस। मुख्तार ने पतंग उठाई और ठिठक कर रह गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके नंगे बदन पर सुनहरे रोए थे, उनमें फंसी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थीं। उसका रंग हल्का सांवला था, सांवला भी नहीं, तांबे के रंग जैसा। पानी की नन्ही नन्ही बूंदियां ऐसी लगती थीं जैसे उसका बदन पिघलकर बूंद बूंद गिर रहा था। मुख्तार ने झीरी के सुराखों के साथ अपनी आंखें जमा दी और उस लड़की को, जो डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी, दिलचस्पी और गौर से देखना शुरू कर दिया। उसकी उम्र अधिक से अधिक 16 वर्ष की थी। उसे देखकर मुख्तार के दिल दिमाग में वासना पैदा नहीं हुई। एक जवान, खूबसूरत और बिल्कुल नंगी लड़की उसकी निगाहों के सामने थी। होना यह चाहिए था कि मुख्तार के अंदर काम उत्तेजना भड़क उठती, पर वह बड़ी तल्लीनता से उसे देख रहा था, जैसे किसी चित्रकार का चित्र देख रहा हो। लड़की के निचले होठ के अंतिम कोने पर एक बड़ा सा तिल था, बेहद गंभीर, बेहद संजीदा, जैसे वह अपने अस्तित्व से बेखबर है, पर दूसरा उसके अस्तित्व से अवगत है, सिर्फ इस हद तक कि उसे वहां होना चाहिए था। बाहों पर सुनहरे रोएं पानी की बूंदों के साथ लिपटे हुए चमक रहे थे। उसके सिर के बाल सुनहरे नहीं, भूसरे थे। उन्होंने शायद सुनहरे होने से इनकार कर दिया था। शरीर सुडौल और गदराया हुआ था, लेकिन उसे देखने से उत्तेजना पैदा नहीं होती थी। मुख्तार देर तक झीरी के साथ आंखें जमाए रहा। लड़की ने बदन पर साबुन मला। मुख्तार तक उसकी खुशबू पहुंची। सलोने तांबे जैसे रंग वाले बदन पर सफेद झाग बड़े सुहाने मालूम होते थे। फिर जब वह झाग पानी के प्रवाह से फिसले तो मुख्तार ने महसूस किया जैसे उस लड़की ने अपना बुलबुलों वाला लिबास बड़े इत्मीनान से उतार कर एक तरफ रख दिया है। नहाने से निबटकर लड़की ने तौलिए से अपना बदन पोंछा। बड़ी शांति और निश्चिंतता से धीरे धीरे कपड़े पहने, खिड़की के डंडे पर दोनों हाथ रखे और सामने देखा। एकदम उसकी आंखें शर्माहट की झीलों में डूब गईं। उसने खिड़की बंद कर दी। मुख्तार हंस पड़ा। लड़की ने फौरन खिड़की के पट खोले और बड़े गुस्से में झीरी की ओर देखा। मुख्तार ने कहा, मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं, आप खिड़की खोलकर क्यों नहा रही थी? लड़की ने कुछ नहीं कहा। गुस्से भरी निगाहों से झीरी को देखा और खिड़की बंद कर दी। चौथे दिन रूप कौर आई। उसके साथ वही लड़की थी। मुख्तार की माँ और बहनें दोनों सिलाई और क्रोशिया के काम में माहिर थीं। गली की अधिकांश लड़कियां उनसे यह काम सीखने के लिए आया करती थी। रूप कौर भी उस लड़की को इसी मतलब से लाई थी, क्योंकि उसे क्रोशिया के काम का बहुत शौक था। मुख्तार अपने कमरे से निकलकर सहन में आया तो उसने रूप कौर को प्रणाम किया। लड़की पर उसकी निगाह पड़ी तो वह सिमट सी गई। वह मुस्कुराकर वहां से चला गया। लड़की रोजाना वहां आने लगी। मुख्तार को देखती तो सिमट जाती। धीरे धीरे उसकी यह प्रतिक्रिया दूर हुई और उसके दिमाग में यह ध्यान कुछ लुप्त हुआ कि मुख्तार ने उसे नहाते हुए देखा था। मुख्तार को मालूम हुआ कि उसका नाम शारदा है, रूप कौर के चाचा की लड़की है, अनाथ है। चेचो की मलिया में एक गरीब रिश्तेदार के साथ रहती थी। रूप कौर ने उसे अपने पास बुला लिया। एंट्रेंस पास है, बड़ी बुद्धिमान है, क्योंकि उसने क्रोशिया का मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में सीख लिया था। दिन गुजरते गए। इस दौरान मुख्तार ने महसूस किया कि वह शारदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। यह सब कुछ धीरे धीरे हुआ। जब मुख्तार ने उसे पहली बार झीरी में से नहाते हुए देखा था तो उस समय उसके सामने एक दृश्य था।
बड़ा मनमोहक दृश्य है, लेकिन अब शारदा धीरे धीरे उसके दिल में बैठ गई थी। मुख्तार ने कई बार सोचा था कि प्रेम का मामला बहुत गलत है, इसलिए कि शारदा हिंदू है। मुसलमान कैसे एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करने का साहस कर सकता है। मुख्तार ने अपने आप को बहुत समझाया, पर वह अपनी प्रेम की भावना को मिटा ना सका। शारदा अब उससे बातें करने लगी थी, मगर खुलकर नहीं। उसके दिमाग में मुख्तार को देखते ही ऐसा एहसास जाग जाता कि वह नहा रही थी और मुख्तार झीरी में से उसे देख रहा था। एक दिन घर में कोई नहीं था। मुख्तार की माँ और बहन दोनों किसी रिश्तेदार के 40वें पर गई थी। शारदा नित्य की तरह अपना थैला उठाए सुबह 10 बजे आई। मुख्तार सहन में चारपाई पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। शारदा ने उसे पूछा, बहन जी कहाँ हैं? मुख्तार के हाथ कांपने लगे। वह कहीं कहीं बाहर गई हैं। शारदा ने पूछा, माता जी? मुख्तार उठकर बैठ गया। वह उनके साथ गई हैं। अच्छा, कहकर शारदा ने तनिक घबराई हुई निगाहों से मुख्तार को देखा और नमस्ते करके चलने लगी। मुख्तार ने उसे रोका। ठहरो शारदा। शारदा को जैसे बिजली के करंट ने छू लिया। चौंक कर रुक गई। जी? मुख्तार चारपाई पर से उठा। बैठ जाओ, वे लोग अभी आ जाएंगी। जी नहीं, मैं जाती हूँ, कहकर शारदा भी खड़ी रही। मुख्तार ने बड़े साहस से काम लिया। आगे बढ़ा, उसकी एक कलाई पकड़ी और खींचकर उसके होठों को चूम लिया। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उन दोनों को एक क्षण के लिए बिल्कुल पता न चला कि हुआ क्या है। उसके बाद दोनों कांपने लगे। मुख्तार ने केवल इतना कहा, मुझे माफ कर देना। शारदा खामोश खड़ी रही। उसका तांबे जैसा रंग सुर्ख लाल हो गया। होठों में हल्की सी कपकपाहट थी, जैसे वे छेड़े जाने पर शिकायत कर रहे हैं। मुख्तार अपनी हरकत और उसके परिणामों को भूल गया। उसने एक बार फिर शारदा को अपनी ओर खींचा और सीने के साथ भींच लिया। शारदा ने प्रतिरोध न किया। वह केवल विस्मय मूर्ति बनी हुई सी एक प्रश्न बन गई थी। एक ऐसा प्रश्न जो स्वयं से किया गया हो। वह शायद स्वयं से पूछ रही थी, यह क्या हुआ? यह क्यों हो रहा है? क्या यह होना चाहिए था? क्या ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है? मुख्तार ने उसे चारपाई पर बिठा लिया और पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं हो शारदा? शारदा के दुपट्टे के पीछे उसका सीना धड़क रहा था। उसने कोई जवाब न दिया। मुख्तार को उसका यह मौन बहुत चिंताजनक महसूस हुआ। बोलो शारदा, अगर तुम्हें मेरी यह हरकत बुरी लगी है तो कह दो। खुदा की कसम, मैं माफी मांग लूंगा। तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर भी न देखूंगा। मैंने कभी ऐसी हिम्मत न की होती, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया है। दरअसल दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत है। शारदा के होठ हिले, जैसे उन्होंने शब्द मोहब्बत कहने की कोशिश की हो। मुख्तार ने बड़ी गर्मजोशी से कहना शुरू किया, मुझे नहीं मालूम तुम मोहब्बत का मतलब समझती हो कि नहीं। मैं खुद इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी सारी हस्ती को अपनी इस मुट्ठी में ले लेना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शारदा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? शारदा की आंखें स्वप्निल हो गईं। मुख्तार ने फिर बोलना शुरू किया, मैंने उस चीरी में से तुम्हें देखा था। नहीं, तुम मुझे खुद दिखाई दी। यह ऐसा दृश्य था जो मैं कयामत तक नहीं भूल सकता। तुम शर्माती क्यों हो? मेरी निगाहों ने तुम्हारी खूबसूरती चुराई तो नहीं? मेरी आंखों में सिर्फ उस दृश्य की तस्वीर है। तुम उसे जिंदा कर दो तो मैं तुम्हारे पांव चूम लूंगा। यह कहकर मुख्तार ने शारदा का एक पांव चूम लिया। वह कांप गई। चारपाई पर से एकदम उसने उठकर कांपती हुई आवाज में कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म में? मुख्तार खुशी में उछल पड़ा। धर्म कर्म को छोड़ो, प्रेम के धर्म में सब ठीक है। यह कहकर उसने शारदा को चूमना चाहा, पर वह तड़प कर एक ओर हटी और बड़े शर्मीले अंदाज में मुस्कुराती हुई भाग गई। मुख्तार ने चाहा वह उड़कर मुमटी पर पहुंच जाए, सहन में कूदे और नाचना शुरू कर दे। मुख्तार की माँ और बहन आ गईं तो शारदा आई। मुख्तार को देखकर उसने फौरन निगाहें नीची कर ली। मुख्तार वहां से खिसक गया कि भेद न खुल जावे। दूसरे दिन वह कोठे पर चढ़ा। जीरे से झांक कर देखा कि शारदा खिड़की के पास खड़ी बालों को कंघी कर रही है। मुख्तार ने उसे आवाज दी, शारदा। शारदा चौंकी। कंघी उसके हाथ से छूटकर नीचे गली में जा गिरी। मुख्तार हंसा। शारदा के होठों पर भी मुस्कुराहट पैदा हुई। मुख्तार ने उससे कहा, कितने डरपोक हो तुम। हौले से आवाज दी और तुम्हारी कंघी छूट गई। शारदा ने कहा, अब लाकर दीजिए मुझे नई कंघी। यह तो मोरी में जा गिरी है।
मुख्तार ने जवाब दिया। अभी लाऊं? शारदा ने फौरन कहा। नहीं नहीं, मैंने मजाक किया है। मैंने भी तो मजाक किया था। तुम्हें छोड़कर मैं लेने जाता? कभी नहीं। शारदा मुस्कुराई। मैं बाल कैसे बनाऊं? मुख्तार ने झीरी के सुराखों में अपनी उंगलियां डाली। ये मेरी उंगलियां लो। शारदा हंसी। मुख्तार का जी चाहा कि वह अपनी सारी उम्र इसी हंसी की छाया में गुजार दे। शारदा, खुदा की कसम, तुम हंसती हो तो मेरा रोया रोया प्रफुल्लित हो जाता है। तुम क्यों इतनी प्यारी हो? यह कमबख्त छीरी, यह मिट्टी के जलील पर्दे, जी चाहता है इन्हें तोड़ फोड़ दूं। शारदा फिर हंसी। मुख्तार ने कहा, यह हंसी कोई और न देखे, कोई और न सुने, मैं इसके गिर्द अपने होठों की दीवार खड़ी कर दूंगा। शारदा ने कहा, आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं, तो मुझे नाम दो। मोहब्बत की एक हल्की सी निगाह इन झिरियों में से मेरी तरफ फेंक दो, मैं उसे अपनी पलकों में उठाकर अपनी आंखों में छुपा लूंगा। मुख्तार ने शारदा के पीछे दूर एक छाया सी देखी और फौरन झिरी से हट गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो खिड़की खाली थी। शारदा जा चुकी थी। धीरे धीरे मुख्तार और शारदा दोनों घी शक्कर हो गए। तन्हाई का मौका मिलता तो देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते। एक दिन रूप कौर और उसका पति कालूमल कहीं बाहर गए हुए थे। मुख्तार गली में से गुजर रहा था कि उसको एक कंकड़ लगा। उसने ऊपर देखा, शारदा थी। उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। मुख्तार उसके पास पहुंच गया। पूरा एकांत था। खूब घुल मिलकर बातें हुई। मुख्तार ने उससे कहा, उस दिन मुझसे गुस्ताखी हुई थी और मैंने माफी मांग ली थी। आज फिर गुस्ताखी करने का इरादा रखता हूं, पर माफी नहीं मांगूंगा। और अपने होठ शारदा के कपकपाते होठों पर रख दिए। शारदा ने शर्मीली शरारत से कहा, अब माफी मांगिए। जी नहीं, अब ये होठ आपके नहीं मेरे हैं। क्या मैं झूठ कहता हूं? शारदा ने निगाहें नीची करके कहा, ये होठ क्या, मैं भी आपकी हूं। मुख्तार एकदम संजीदा हो गया। देखो शारदा, हम इस समय एक ज्वालामुखी पहाड़ पर खड़े हैं। तुम सोच लो, समझ लो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई औरत नहीं आएगी। मैं कसम खाता हूं कि जिंदगी भर तुम्हारा रहूंगा। मेरी मोहब्बत साबित कदम रहेगी। क्या तुम इसका प्रण करती हो? शारदा ने अपनी निगाहें उठाकर मुख्तार की ओर देखा। मेरा प्रेम सच्चा है। मुख्तार ने उसे सीने के साथ भींच लिया और कहा, जिंदा रहो, सिर्फ मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए। खुदा की कसम शारदा, तुम्हारा प्यार मुझे न मिलता तो मैं निश्चय ही आत्महत्या कर लेता। तुम मेरे आलिंगन में हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारी दुनिया की खुशियों से मेरी झोली भरी हुई है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। शारदा ने अपना सिर मुख्तार के कंधों पर गिरा दिया। अब बातें करना जानते हैं, मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही जाती। देर तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। जब मुख्तार वहां से चला गया तो उसकी आत्मा एक नए सुहाने आनंद से ओतप्रोत थी। सारी रात वह सोचता रहा। दूसरे दिन कलकत्ता चला गया, जहां उसका बाप कारोबार करता था। 8 दिन के बाद वापस आया। शारदा रोज की तरह क्रोशिया का काम सीखने निश्चित समय पर आई। उसकी नजरों ने उससे कई बातें की। कहाँ गायब रहे इतने दिन? मुझसे कुछ न कहा और कलकत्ता चले गए। मोहब्बत के बड़े दावे करते थे। मैं नहीं बोलूंगी तुमसे। मेरी ओर क्या देखते हो? क्या कहना चाहते हो मुझसे? मुख्तार बहुत कुछ कहना चाहता था, पर तन्हाई नहीं थी। वह उससे काफी लंबी बातचीत करना चाहता था। 2 दिन बीत गए, अवसर न मिला। नजरों ही नजरों में गूंगी बातें होती रहीं। आखिर तीसरे दिन शारदा ने उसे बुलाया। मुख्तार बहुत खुश हुआ। रूपकौर और उसका पति कालूमल घर में नहीं थे। शारदा सीढ़ियों में मिली। मुख्तार ने उसे वहीं सीने के साथ लगाना चाहा। वह तड़प कर ऊपर चली गई। नाराज थी। मुख्तार ने उससे कहा, देखो मेरी जान, मेरे पास बैठो। मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ, ऐसी बातें जिनका हमारी जिंदगी से बड़ा गहरा संबंध है। शारदा उसके पास पलंग पर बैठ गई। तुम बात टालो नहीं, बताओ, मुझे बिना बताए कलकत्ते क्यों गए? सच में बहुत रोई। मुख्तार ने बढ़कर उसकी आंखें चूम ली। उस दिन जब मैं गया तो सारी रात सोचता रहा। जो कुछ उस दिन हुआ, उसके बाद यह सोच विचार जरूरी था। हमारी हैसियत मियाँ बीवी की थी। मैंने गलती की, तुमने कुछ ना सोचा। हमने एक ही छलांग में कई मंजिलें तय कर ली और यह सोचा ही नहीं कि हमें जाना किस तरफ है। समझ रही हो ना शारदा? शारदा ने आंखें झुका ली। जी हाँ, मैं कलकत्ता इसलिए गया था कि अब्बा जी से मशवरा करूं। तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मैंने उन्हें राजी कर लिया है। मुख्तार की आंखें खुशी से चमक उठी। शारदा के दोनों हाथों को
अपने हाथों में लेकर उसने कहा, मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया, मैं अब तुमसे शादी कर सकता हूं। शारदा ने हौले से कहा, शादी? मुख्तार मुस्कुराया, इसमें मुश्किल ही क्या है, तुम मुसलमान हो जाना। शारदा एकदम चौंकी, मुसलमान? मुख्तार ने बड़े इत्मीनान से कहा, हाँ हाँ, इसके अलावा और हो ही क्या सकता है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले बड़ा हंगामा मचाएंगे, लेकिन मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे, सीधे कलकत्ते चलेंगे। बाकी काम अब्बा जी के सुपुर्द है। जिस दिन वहां पहुंचेंगे उसी रोज मौलवी बुलाकर तुम्हें मुसलमान बना देंगे। शादी भी उसी वक्त हो जाएगी। शारदा के होठ जैसे किसी ने सी दिए। मुख्तार ने उसकी तरफ देखा। खामोश क्यों हो गई? शारदा न बोली। मुख्तार को बड़ी उलझन हुई। बताओ शारदा, क्या बात है? शारदा ने मुश्किल से इतना कहा, तुम हिंदू हो जाओ। मैं हिंदू हो जाऊं? मुख्तार के लहजे में हैरानी थी। वह हंसा, मैं हिंदू कैसे हो जाऊं? मैं मुसलमान कैसे हो सकती हूं? शारदा की आवाज मध्यम थी। तुम मुसलमान क्यों नहीं हो सकती? मेरा मतलब है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसके अलावा इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। हिंदू मजहब भी कोई मजहब है? गाय का पेशाब पीते हैं, बुत पूजते हैं। मेरा मतलब है कि ठीक है, अपनी जगह यह है मजहब भी, मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। मुख्तार के ख्यालात परेशान थे। तुम मुसलमान हो जाओगी तो बस, मेरा मतलब है कि सब ठीक हो जाएगा। शारदा का तांबे जैसा रंग जर्द हो गया। आप जाइए, वह लोग आने वाले हैं। यह कहकर वह पलंग पर से उठी। मुख्तार स्तब्ध रह गया। लेकिन शारदा? नहीं नहीं, आप जाइए, आप जल्दी जाइए, वे आ जाएंगे। शारदा के लहजे में बेपरवाही की सर्दी थी। मुख्तार ने अपने खुश्क गले से मुश्किल से ये शब्द निकाले, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं शारदा। तुम नाराज क्यों हो गई? जाओ, चले जाओ। हमारा हिंदू मजहब बहुत बुरा है, तुम मुसलमान बहुत अच्छे हो। शारदा के लहजे में नफरत थी। वह दूसरे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मुख्तार अपना इस्लाम सीने में दबाए वहां से चला गया। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।